हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी, एज यू ऑल नो वी आर डूइंग whole theory in one shot only, and we have divided into different parts. This is the part where we will do coordination chemistry in one shot. पूरी coordination chemistry को हम वन शॉट में करेंगे। वीडियो अराउंड 2 आवर्स की हो सकती है, तो आसान अच्छे से बैठना और तैयार रहना, पेन और कॉपी लेके स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ओके, आशा करता हूँ लास्ट क्लास में जो मैंने आपको डीएनएफ ब्लॉक कराया था थियरी पोर्शन में वो आपने देख लिया होगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा। बैलेंसिंग का पार्ट अलग कराया था, डीएनएफ ब्लॉक की थ्योरी अलग कराई थी। आई होप आप लोगों को वो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का। यू कैन ज्वाइन both of these channels where you will get the PDF of all the sessions and all the information is conveyed on these platforms only. यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर सारी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। यू कैन ज्वाइन बोथ ऑफ देम और ईदर ऑफ देम, इट्स योर चॉइस। एंड यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन और सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको यहाँ से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल। वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टडी कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जरूरी नहीं है कि डी ब्लॉक के होंगे या एफ ब्लॉक के होंगे या किस तरीके के होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जो कि लिंक्ड होता है किसी लिगेंड से। अब इसमें और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फर्क है? जैसे कि मोहो सॉल्ट है, मोहो सॉल्ट है, जैसे कि एलम है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मोर सॉल्ट, एलम, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। दे आर ऑल्सो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में आते हैं, ये डबल सॉल्ट्स में आते हैं। तो ये क्यों नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो होते हैं, या डबल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं। सॉल्ट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि डिसॉल्व होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक कर जाए। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर तुम सोचो कि इस FeCN6 नेगेटिव और यहाँ पे कुछ भी लगाओ, जैसे Na3 लगाओ या Na3 FeCN6 इस तरीके का लगा हो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, इस टाइप का लगाओ, और तुम सोचो ये Na पॉजिटिव में, पानी में Fe2 पॉजिटिव में, सॉरी Fe3 पॉजिटिव में और साइनाइड नेगेटिव में, इस तरह से एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं होते हैं। यही फर्क होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जाके आगे की बातें शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में बता दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो बता दिया। ओके ओके, देख लेता हूं आगे का टॉपिक क्या है। अच्छा, अब उसके बाद है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, सपोज करो ये है FeCN6 4 नेगेटिव, ये है हमारे पास। तो जो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है और एक आउटर स्पेयर होता है, आयनाइजेशन स्पेयर होता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है लिगेंड्स का, कुछ लोग लाइगेंड्स बोलते होंगे, कुछ लिगेंड्स बोलते होंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी वैलेंसी का और एक आता है सेकेंडरी वैलेंसी का। एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आइए जानते हैं इन सबको एक एक करके। ओके, अच्छा, एक तो लिखा नहीं, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, तो देखो एक कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे कि कोई एग्जांपल, हाँ, तो एक एग्जांपल ये रहा, इसे ले लेते हैं।
ये ले लिया हमने। तो ये हो गया इसके अंदर कैटायनिक पार्ट और ये हो गया इसमें एनायनिक पार्ट। ये जो है क्रोमियम यानी सेंट्रल मेटल, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम वो होते हैं जिनसे फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये है सेंट्रल मेटल एटम। और NH3 H2O ये हैं लिगेंड्स। क्या हैं ये हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो लिगेंड्स वो एंटिटीज होती हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से बाउंड करती हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती हैं। सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देती हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती हैं, डोनेट करती हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। यानी जो हम बचपन में लिखते थे H2O और एक बॉन्ड इस तरीके से दे रहा है, H3O पॉजिटिव में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इस तरीके से लिखते थे ना, वही वाली चीज है। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो हम कहेंगे लिगेंड्स आर दोज एंटिटीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट। ये होगी लिगेंड की डेफिनेशन, ठीक है। आई रिपीट, लिगेंड्स आर दोज एंटिटीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है आपकी, मैं बात करूं तो इसके बाद बात आती है अगर कोई भी एंटिटी है तो उसके अंदर आती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था एक महान व्यक्ति द्वारा जिसका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। सॉरी, अल्फ्रेड वैगनर नहीं, अल्फ्रेड वर्नर। वैगनर तो दूसरा है। अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा ये दिया गया था कॉन्सेप्ट, अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का। अब ये क्या होती हैं, इनके बीच में डिफरेंस में लिख देता हूं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती हैं, जो कह रहा हूं बस याद कर लेना इसे। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर बताती हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट बताती हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं जबकि ये डायरेक्शनल होती हैं। ये हमारी आउटर स्फीयर में होती हैं और ये हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होती है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल मैंने लिखा है इसका, ये बताता हूं। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो गया चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज। अगर यहां Cl और आ जाता तो यहां पर Cl जो है नेगेटिव के साथ आता, तो ये हो जाता चार्ज ऑन एनायन कितना होता, ये एनायनिक चार्ज हो गया। उसके बाद लिगेंड्स कौन कौन से हो गए, तो क्लोरीन और अमीन, ये दो हमारे लिगेंड्स हो गए, ये हैं लिगेंड्स। ये कोबाल्ट जो हो गया ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद आती है बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या कहा था, ये बताती है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में 2 है और यहाँ 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया कोबाल्ट का, यहाँ पे 6 हो गया। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम इसे x मान लेंगे, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन देखेंगे, कंट्रीब्यूशन क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन होता है -1, क्योंकि क्लोरीन -1 में होता है ना। अमीन जो होता है अमोनिया, अमोनिया पर तो कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया तो न्यूट्रल है, ऐसे लोन पेयर लेके खड़ा है, तो अमोनिया का 0 होता है। तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ, मैं अपने को हाइड कर देता हूं, क्लोरीन का -1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 और Cl है, बाहर Cl भी तो है, तो इसका भी -1 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0,
दैट मीन्स x इज इक्वल टू +3, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की है वो कोबाल्ट जो है वो +3 के अंदर है। इसमें किसके अंदर है? +3 के अंदर है इसके अंदर कोबाल्ट। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताता हूं, जो ये स्पीशीज बाहर होती है, मैंने क्या कहा, ये आयनाइजेबल होती है, तो यही स्पीशीज जो है वो आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देती है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यही स्पीशीज देती है। तो जो भी टेस्ट होंगे इसके टेस्ट करने के लिए, जो भी टेस्ट आते हैं वो ये क्लोरीन के टेस्ट आएंगे। यानी अगर आपको क्लोरीन का कोई भी टेस्ट करना है तो आप करके देख लो, ये टेस्ट जो है ये स्पीशीज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि इसका आयनाइजेशन स्पेयर में क्लोरीन है। तो इसके जो भी टेस्ट आएंगे वो क्लोरीन के इसके अंदर पॉजिटिव आएंगे। मेरी बात आप लोगों को, मैं समझता हूं, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं समझता हूं मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ अपने आगे का टॉपिक को उठाते हैं। मैं आगे का जरा टॉपिक देख लूं क्या है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में मैंने बता दिया है, वर्नर की थ्योरी हो गई है, लिगेंड्स के बारे में मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। एक बार मैं अपने आप को शो कर लेता हूं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। तो टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में अगर बात करी जाए तो लिगेंड्स जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने क्या कहा, लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर दोज आइडेंटिटीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट, एंड these ligands are classified into different types like unidentate ligand, bidentate, tridentate, tetradentate, एंड उसके बाद जितनी भी आते जाते हैं उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कह देते हैं। उसके बाद कुछ लिगेंड्स होते हैं जो कि जिनके अंदर दो साइट होती हैं, जैसे कि हमारा NO2 है, जैसे कि हमारा साइनाइड है, साइनाइड नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव दो साइड से ज्वाइन हो सकता है, इसलिए इन दोनों को हम एम्बिडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में रखते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जिसमें दो डोनर साइट हो, ना NO2 नेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है और ये ऑक्सीजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है। जब नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करेगा तो ये NO2 की तरह हम बिहेव करेगा, जब साइनाइड नेगेटिव होगा तो ये बिहेव करेगा, सॉरी, जब ये ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट करेगा तो ये ONO इस तरह से बिहेव करेगा। इसी तरह से साइनाइड जो है अगर वो कार्बन की साइड से डोनेट करेगा तो वो साइनाइड की तरह एक्ट करेगा, अगर वो N की साइड से एक्ट करेगा तो आइसोसाइनाइड की तरह एक्ट करेगा। ये तो हम ऑर्गेनिक में भी देखते हैं, ये तो हम ऑर्गेनिक में भी देखते हैं, ये चीज तो क्यों देखते हैं ना। तो ये होते हैं जहां दो डोनर साइट्स होती हैं, उन्हें कहते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, तो पहले हो गए एम्बिडेंटेड लिगेंड। सेकंड चीज आती है आपकी, वो है यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड कौन से होते हैं? यूनिडेंटेड वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है, जैसे कि अमोनिया, न्यूट्रल में आ गया, क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं वो होते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब उसके बाद आते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब है, नाम से ही क्लियर है, जिसमें दो डोनर्स एटम्स हो। यानी एग्जांपल इसका क्या हो गया हमारा, NH2 CH2 CH2 NH2। क्या है ये? इथिलीन डायमीन है ना, इथेन 1,2 डायमीन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं, EN हो गया। नेक्स्ट, और क्यों, इसमें दो डोनर साइड है, देखो ये भी नाइट्रोजन, यहां से भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, तो ये हो गया इथेन 1,2 डायमीन, EN हो गया। ठीक है, इस टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आपके ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट मेरे टाइप के होते हैं, तो हम इन्हें एक कैटेगरी ले लेते हैं पॉलीडेंटेट, एक कैटेगरी ले लेते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में कौन कौन से टाइप के हो गए, जैसे EDTA है, EDTA को हम लेते हैं पॉलीडेंटेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है एम्बिडेंटेट, तो वो मैंने बता ही दिया आपको, एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट के अंदर जैसे नाइट्राइटो है, तो ये क्या है, नाइट्राइटो ग्रुप कहते हैं इसे। अगर ये N की साइड से डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो N कह लेंगे इसे, अगर ये O की साइड से करेगा तो नाइट्राइटो O कह देंगे इसे। ऐसे ही साइनाइड है, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, साइनो कह देंगे, और यहाँ पर क्या कहेंगे इसे,
इसे कहेंगे साइनो, और इसे कहेंगे आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। ऐसे ही हमारा थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट में क्या होगा, HCN। अगर ये एक्ट करेगा हमारा सल्फर की साइड से तो हम इसे कहेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। अगर ये एक्ट करेगा हमारा नाइट्रोजन की साइड से तो इसे हम कहेंगे आइसोसाइन थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ओके, इस तरीके से हम इसे कह देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जो कि एक किलेट यानी रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के संग, वो होते हैं हमारे किलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, जब भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड या ट्राइडेंटेड मतलब कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड एक रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बना देता है सेंट्रल मेटल एटम के संग तो उसे हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। ठीक है, so whenever bidentate or a polydentate ligand forms a ring-like type complex with the more than one donor site, forms a ring-like complex with the central metal atom, and then it is known as a chelate, and the ligand is known as a chelating ligand. ठीक है, और मैं ये बता दूं किलेटिंग लिगेंड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हाई स्टेबिलिटी होती है। हाई स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जो किलेट की रिंग होती है उसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, और एंट्रोपी इंक्रीज करने से रिएक्शन जो होती है वो फेवरेबल हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन फेवरेबल हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मैं सोचता हूं। नेक्स्ट देखो, मैं कुछ लिखवा देता हूं एनायंस, यूनिडेंटेड लिगेंड्स वगैरह, उनके एग्जांपल आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, यूनिडेंटेड के एग्जांपल्स मैं बता देता हूं। यूनिडेंटेड के एग्जांपल्स हैं H2O, इसे हम कहते हैं एक्वा। NH3, इसे कहते हैं अमीन। CO, कार्बोनाइल। NO, नाइट्रोसाइल। C5H5N, इसे मैं ढंग से ड्रॉ कर देता हूं। C5H5N, इसे हम कह देते हैं पिरिडीन। पिरिडीन होता है ये, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PY भी लिख देते हैं। नेक्स्ट है F नेगेटिव, इसे कहते हैं फ्लोराइडो। ऐसी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इन्हें हम वही कह देते हैं फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो। Cn नेगेटिव, साइनाइडो। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव को कहते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है, देन आपका NH2 नेगेटिव, ये NH2 में 2 जो है सुपरस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट में नहीं है, इसे कहते हैं इमिडो। देन है हमारा ONO, तो ये हो गया नाइट्राइटो O, और जो अगर हमारा NO2 होगा तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो N। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा CH3CO नेगेटिव, इसे कहते हैं एसीटेटो, एसीटेटो। इसे अभी बताया थायोसाइनेटो S। ये हो गया हमारा NCS हो गया तो थायोसाइनेटो N। NH2 नेगेटिव है तो ये हो गया अमीडो, अमीडो। ये हो गया थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो S। इमिडोनाइट ये हो गया साइनाइडो, ये हो गया आयोडो, ये हो गया ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। ठीक है, इस ये हो गए हमारे लिगेंड्स यूनिडेंटेट के। आगे बात करते हैं, आगे अब देखते हैं अपने
बाकी के बाइडेंटेट देख लेते हैं। बाइडेंटेट में OX2 नेगेटिव, ये क्या होता है? ऑक्सलेटो। ग्लाइ, इसे कहते हैं ग्लाइसिनो। EN इथिलीन डायमीन, या इसे हम IUPAC में कहते हैं इथेन 1,2 डायमीन। नेक्स्ट है आपका DMG, इसे कहते हैं हम डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमैटो। मैं लिख देता हूं, डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमैटो। डाइपाई, इसे कहते हैं डाइपिरिडाइल, यानी पिरिडीन था ना, बस 2 पिरिडीन जोड़ दिए तो हो जाएगा डाइपिरिडाइल। डाइपिरिडाइल, ठीक है। इस टाइप के ये हो गए हमारे लिगेंड्स। ओके, ये हो गया बाइडेंटेट में। ट्राई में होता है हमारा एस्पार्टेट आयन, एस्पार्टेट आयन, ठीक है। टेट्रा में हो गया ट्रायन, यानी ट्राइथिलीन टेट्रामीन। वैसे आपका काउंसिल जो है वो इन तक जाता नहीं है, ट्राई और टेट्रा पर जाता नहीं है, ठीक है। पेंटा, हेक्सा ये देख लो। पेंटा में हो गया हमारा इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो, ये छोड़ दो, तुम्हें नहीं करना ये। और हेक्सा में हो गया EDTA, बस ये याद रखना, हेक्सा में हो गया EDTA। बहुत इंपॉर्टेंट है EDTA, मेडिसिनल पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ EDTA का। इस तरह से दोनों साइड होती हैं। EDTA हेक्साडेंटेट है ना, तो इसके अंदर जो है 6 साइड होंगी। देखो 1 2 ये रही, तीसरी नाइट्रोजन वाली ये रही, चौथे ये वाला नाइट्रोजन हो गया, पांचवा ये हो गई, और छठवीं साइड ये हो गई। इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसे कहते हैं हम EDTA, ठीक है, इसे याद रखना। हाँ, तो ये हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए? कितने टाइप्स पढ़ लिए? किलेटिंग हो गया, 5 हो गए थे। 5 के बाद हमने छठवां पढ़ा ट्राई, 7वां पढ़ा टेट्रा, 8वां पढ़ा पेंटा, 9th पढ़ा हेक्सा। अब 10th पढ़ लो, 10th होता है ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होता है? जिनके अंदर क्या होता है, जो एक से ज्यादा मेटल आयन पर अटैच हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम ब्रिजिंग लिगेंड्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल है CO, कार्बोनिल। ये है ब्रिजिंग लिगेंड्स, मतलब ये इस तरीके से एक्ट करते हैं, इस तरीके से। जैसे कोबाल्ट है ना, तो इस तरीके से भी लग सकता है ये। तो यहाँ पर एक मेटल है, यहाँ पर एक मेटल है, 2 मेटल से साइमल्टेनियसली जो बाइंड कर सके उन्हें कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, यानी एक दूसरे से ब्रिज का काम कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। NH2 नेगेटिव कर सकता है ये काम, NO2 नेगेटिव कर सकता है ये काम, Cl नेगेटिव कर सकता है, CO कर सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखना ब्रिजिंग लिगेंड्स के, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, सब कुछ लाया हूं, चिंता मत करना, काफी चीजें हैं हमारे पास, मटेरियल की कमी नहीं है। देखो ये है हमारा अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, यानी 6 अलग अलग बॉन्ड से लिंक्ड हो, लिगेंड से लिंक्ड हो, तो ये हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें हमारे ऑक्टाहेड्रल है, 2 बॉन्ड्स इन द प्लेन है, 2 बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन है, और 2 बॉन्ड्स जो हैं वो अबव द प्लेन है, 2 बॉन्ड्स अबव है, 2 बॉन्ड बिलो है, 2 बॉन्ड इन द प्लेन है,
ठीक है। टेट्राहेड्रल में एक ऊपर होता है, एक अंदर होता है और दो प्लेन में होते हैं। स्क्वायर प्लेनर ये है, ट्रायगोनल पिरामिडल है, बाइपिरामिडल है। ये होता है स्टेरिक नंबर जब 5 हो। स्क्वायर प्लेनर होता है जब स्टेरिक नंबर 4 हो। टेट्राहेड्रल में भी स्टेरिक नंबर होता है 4। ऑक्टाहेड्रल में स्टेरिक नंबर होता है 6 और स्क्वायर पिरामिडल में स्टेरिक नंबर होता है 5। ठीक है, इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री बन जाती है। ओके, ये याद रखना। ये इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेशन जो है केमिस्ट्री में आयंस इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये इनकी स्पेस में अरेंजमेंट है, इसे हम कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। यहाँ पे M जो है वो सेंट्रल मेटल आइटम है और ये L जो है वो सारे लिगेंड्स हैं। ये L क्या है? ये है लिगेंड्स या लाइगेंड्स जो भी बोलते हो, और M जो है वो सेंट्रल मेटल आइटम। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट चीज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो इसके अंदर है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, और हेटेरोलेप्टिक कुछ नहीं है। होमो क्या होता है? कोई अपनी सोच को दूसरी जगह पर ना ले जाए। होमोलेप्टिक क्या होते हैं? जो कि सेंट्रल मेटल एटम एक ही तरह के डोनर ग्रुप से बाइंड है, एक ही तरह का डोनर ग्रुप होता है जिसके अंदर, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है COCN4 3 नेगेटिव, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे दिया मैंने, तो क्या है? होमोलेप्टिक है। इसके अंदर एक साइनाइड ही है बस लिगेंड की तरह। तो जब एक ही डोनर एटम है, या मैं कहूं एक ही तरह का लिगेंड जहां पर होता है, वो होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलेप्टिक है जहां पर एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, जैसे कि बस इन्होंने एक नाम दे दिया है इसे, बाकी चीज वही है। ये होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पर अमीन भी है और यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो इसलिए जहां पर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं उसे कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए एक मार्क में डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जांपल के साथ। तो द कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम्स या लिगेंड्स इज नोन एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब बात करते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पर जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। तो मैं नोमेनक्लेचर के लिए ओरली बता देता हूं रूल्स, या एक क्वेश्चन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन है, पहले हम बात करते हैं जहां पर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मोनोन्यूक्लियर हो रहा है यानी हमारा एक ही टाइप के कोऑर्डिनेशन पेयर में हो रहा है। सपोज करो इसका हमारे को नोमेनक्लेचर करना है, तो कैसे करते हैं हम नोमेनक्लेचर? उसके लिए सर्टेन रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम को देखते हैं, क्या है? प्लैटिनम है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? प्लैटिनम कौन सी में होगा? तो अमीन का मैंने बताया था अभी 0 होता है, क्लोरीन जो होता है वो -1 में होता है, और NO2 भी -1 में होता है, अभी हमने देखा। तो प्लैटिनम, इसको X ले लो, NO2 0 यानी 2 × 0, क्लोरीन का -1 और इस पूरे का -1, और ओवरऑल चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इससे X की वैल्यू कितनी आ गई? +2, यानी प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आती है बात कि प्लैटिनम का ही कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा एक मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये हमारा लास्ट पार्ट तो इसका, और अच्छा सब कुछ यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में होगा, कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर कहीं भी स्पेस आएगा। तो प्लैटिनम लिख देंगे और प्लैटिनम के साथ लिख देंगे यहाँ पे 2। ये पार्ट रोमन में आता है, 2 को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 2 को जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 2 जो है रोमन में इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम जो है इन लिगेंड्स को नंबर करते हैं और लेबल करते हैं, और वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हैं। अगर सिंपल लिगेंड होते हैं तो हम लोग एक से ज्यादा लिगेंड को डाई में लिख सकते हैं, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ऐसे लिख सकते हैं, पेंटा है, इस तरीके से उनके बारे में बता सकते हैं।
लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आ गए जैसे कि EDTA है, EN है, इस टाइप के होते हैं, तो इसमें हम अलग टाइप का जो है रूल यूज करते हैं या फिर अलग टाइप की नोटेशन यूज करते हैं जिसे कहते हैं बेस। बेस होती है जब 2 होते हैं, ट्रेस जब 3 होते हैं, टेट्राकेस जब 4 होते हैं। ये यूज करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के लिए। तो यहाँ पे उसके बाद ये हो गया रूल नंबर 1, पहले हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, सेकंड हो गया हमने प्लैटिनम 2 लिखा, थर्ड हो गया, थर्ड चीज मैंने आपको बता दी कि क्या यूज करते हैं, या तो ये यूज हो रहे होंगे या तो ये यूज हो रहे होंगे। फोर्थ चीज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर करते हैं। अब ये डाई ट्राई जो होते हैं ना या बेस ट्रेस, इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है लिगेंड से। लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो मैंने आपको सारे लिगेंड्स का नाम बता दिया था अभी। NH3 को क्या कहते हैं हम? अमीन। और ये अमीन जो है AMMINE वाला होता है, ये बात याद रखना, ये AMMINE वाला अमीन है। तो ये शुरू हो रहा है AM से। क्लोराइडो है तो क्लोराइडो कैसे शुरू होता है? C से। नाइट्राइटो है तो N से, ये A से। तो पहले कौन आता है हमारे अल्फाबेट्स में? A आता है। तो हम सबसे पहले नंबर करेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाई अमीन, DIIMMIN, डाई अमीन। स्पेस नहीं छोड़ना है, इसके बगल में लिखना है। अब उसके बाद C वाला आएगा, C वाला है क्लोराइडो, डायमीन क्लोराइडो। अब ये है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। अब ये N से जोड़ा है, NO2 है ना, तो मतलब N से जोड़ा है, तो ये क्या है? नाइट्राइटो N। तो डायमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम 2, ये इसका नाम हो गया पूरा, और बिना स्पेस के। बस यहाँ पर 2 हाइफन लगे हुए हैं क्योंकि नाइट्राइटो N है, वरना पूरा नाम एक साथ लिखा जाएगा, चिपका के लिखा जाएगा, स्पेस नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी, और पूरा सारा स्मॉल लेटर्स में होगा। तो उसके साथ ही साथ जो हमारा रोमन न्यूमरल्स में होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 पैरेंथेसिस के अंदर होगी, पैरेंथेसिस में ही होगी ये। ठीक है, ये इसका रूल कहता है। ठीक है, ओके। समझ में आई? ये होती है हमारी केटाइनिक पार्ट की नेमरिंग, ये होती है केटाइनिक पार्ट की। जब हम एनाइनिक पार्ट पर आते हैं, एनाइनिक पार्ट पर आते हैं, तो एनाइनिक पार्ट की नेमरिंग करने के लिए हम जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल एटम के अंदर 8 लगा देते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। जैसे कि K3 Fe C2O4 होल थ्राइस है, ये है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? तो इसके नाम के लिए पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ये है सेंट्रल मेटल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पोटेशियम की 3 प्लस Fe की X मान लेते हैं। ऑक्सीडेट कितना बताया था मैंने? -2 बताया था ना, 3 इंटू -2, और पूरा चार्ज न्यूट्रल होता है तो इज इक्वल टू 0, यानी X प्लस 3 माइनस 6 यानी -3 इज इक्वल टू 0, यानी X की वैल्यू आ गई +3, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे? काफी बचा है अभी तो। सबसे पहले लिखेंगे हम केटाइनिक पार्ट। केटाइनिक पार्ट में है क्या? पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे। अब यहाँ पर गैप अलाउड है क्योंकि हम यहाँ एनाइनिक पार्ट में कॉम्प्लेक्स है, तो गैप अलाउड है। गैप के बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या है? ऑक्सलेटो है, तो ये लिख जाएंगे ट्राई ऑक्सलेटो। अब उसके बाद कोई और हमारे पास लिगेंड है नहीं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो अब हमारा सेंट्रल मेटल आयन आ जाएगा, और सेंट्रल मेटल आयन के साथ 8 आ जाएगा, यानी फेरो है ना, तो ये आ जाएगा फेरेट। फेरेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 3 आई, तो इसे लिखेंगे न्यूमरल में 3। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3। ठीक है, इस तरीके से इसकी करेंगे हम नंबरिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मिनट में जरा
इसे वो कर लो। हाँ, ये आइसोमेरिज्म आ गया, मैं जरा स्पेस देके इसे आगे का लिखूंगा। हाँ, तो आइसोमेरिज्म भी अभी शुरू कर रहे हैं। अगर सपोज करो एनायनिक और कैटायनिक दोनों पार्ट आ जाएं, तो जैसे कि एक एग्जांपल है AgNH3 होल ट्वाइस AgCN2, इस टाइप का आ जाए, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें कैटायनिक पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम एनायनिक पार्ट को लिखेंगे। कैटायनिक पार्ट आएगा देन एनायनिक पार्ट आएगा, ठीक है? पहले कैटायनिक पार्ट आएगा फिर एनायनिक पार्ट आएगा। सिल्वर है, सिल्वर के लिए इस पार्ट को भूल जाओ। अगर ये पार्ट नहीं होता तो हमारा सिल्वर के लिए क्या यूज होता? यहाँ पे प्लस लगा होता, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे तो रखा नहीं है, यहाँ पर वन कुछ नहीं है तो वन ही मान लो। तो इसका मतलब है सिल्वर के लिए यहाँ प्लस दे रखा होता, तो वही प्लस मान के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सिल्वर की। सिल्वर की मान निकालो क्या होगी? सिल्वर को x मान लेंगे, इस वाले सिल्वर को x मान लेंगे, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ अमीन के 0 होती है इज इक्वल टू क्या? +1। क्यों? क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स +1 ही है, यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है पूरा कॉम्प्लेक्स +1 ही रहा होगा। अरे भाई Na2 NaCl है, तो यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है क्लोरीन जो होता है वो -1 ही होता है ना। तो अगर सोडियम सोडियम से अकेला के लिए लिखेंगे तो सोडियम प्लस लिखेंगे ना, और जबकि Na2SO4 होता है तो इसका मतलब क्या है कि SO4 पर जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज है, तभी जो है Na जो होता है यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ इस जगह पे। समझ में आई? इतनी सी बात, वही चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1, यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सेंट्रल मेटल की +1 है, यानी पहले वाले में सिल्वर कितने में है? +1 में है पहले वाले में सिल्वर। इसका मतलब ये हो गया पहले वाले में सिल्वर किसमें है? +1 में है। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट के लिए सेंट्रल मेटल एटम को y मान लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को जाने दो, सेकंड पार्ट को आने दो। सपोज करो ये पार्ट है ही नहीं, तो ये यहाँ पर क्या आएगा? सिंगल नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ सिंगल पॉजिटिव आया था तो एनायनिक पार्ट में सिंगल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है ही नहीं। तो Ag को y मान लेते हैं, y प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइनाइड कितना होता है? -1 चार्ज होता है उस पे, इज इक्वल टू -1, y -2 इज इक्वल टू -1, y कितना हो गया? -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू +1। तो यानी इस वाले सिल्वर के लिए भी +1 है, यानी दोनों सिल्वर की +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इस बात में कोई दुख दर्द समस्या परेशानी दिक्कत नहीं रही होगी। आई होप इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। नाउ फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये क्या है? अमीन है, तो इसे लिखेंगे डाई अमीन, ए डबल एम आएगा। उसके बाद जो है हमारा सिल्वर है, तो क्या लिखेंगे हम? डाई अमीन सिल्वर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, तो ये डाई अमीन सिल्वर 1। उसके बाद कैटायनिक पार्ट लिख लिया, अब लिखेंगे एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट किस तरीके से लिखेंगे? एनायनिक पार्ट लिखने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा स्पेस देंगे और उसके बाद इतना सा स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब ये वाला पार्ट है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? पहले तो डाई साइनो, डाई साइनो, साइनाइडो नहीं आएगा यहाँ पे, साइनो आएगा, क्योंकि एनायनिक पार्ट के लिए हम साइनो आयोडो ब्रोमो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और मैंने बोला था जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके अंदर 8 लगा देते हैं, तो अब इसमें लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटम कहते हैं ना सिल्वर को, तो यहां लिखेंगे अर्जेंटेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूमरल में पैरेंथेसिस के अंदर 1। तो डायमीन सिल्वर 1, डायसाइनो अर्जेंटेट 1। ठीक है, ओके।
इतनी बात क्लियर हो गई होगी, मैं ये आशा करता हूं, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर SO4 बोलता है स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, जो है राउंड ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नहीं है, SO4 सल्फेट है। तो पहले हम कैटायनिक पार्ट को नंबर करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे x, इसे क्या लिखेंगे x, ठीक है। और SO4 होल थ्राइस है, SO4 होल थ्राइस है, यानी अगर मैं इसका कैटायनिक पार्ट हटा दूं तो ये इस तरीके का रहेगा, COEN थ्राइस, और ये +3, 3 पॉजिटिव, ये रहेगा ना, तभी तो यहाँ नीचे 3 आया इसका क्रिस क्रॉस होके, बचपन की बातें हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी कोबाल्ट की, x की वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी +3। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी +3। अब आगे क्या करेंगे, En का तो 0 ही होता है, अभी बताया था, NH2 CH2 CH2 NH2 न्यूट्रल होता है ना, ये लिगेंड, दो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, ये लिगेंड न्यूट्रल होता है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब इसकी +3 आ गई, तो अब क्या लिखेंगे हम, अब मैंने बताया था En एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो यहां पर हम ट्राई नहीं लिखेंगे, यहाँ ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस, ट्रिस। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका IUPAC नेम, इथेन 1,2 हाइफन डायमीन, ब्रैकेट क्लोज, इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिखो बिना स्पेस के, देन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो इसकी 3, देन थोड़ा सा स्पेस, एंड देन उसके बाद लिख दो सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये था नोमेनक्लेचर करने का तरीका। अब आप जो है नोमेनक्लेचर, अगर आपको नाम दे रखा हो तो उससे आप जो है वो भी लिख सकते हो, अपना स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हो, वो वाले पर क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन उसका कर लेते हैं। नाम दे रखा है पोटेशियम, नहीं पोटेशियम रहने दो, मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स का करा देता हूँ, है ना। कॉम्प्लेक्स है डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट एक मिनट रुकना, कोबाल्ट 3 और थोड़ा सा स्पेस देके क्लोराइड, ये दिया हुआ है और मेरे को स्ट्रक्चर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोबाल्ट है, ठीक है जी, डाइक्लोराइडो है, डाइक्लोराइडो है और कोबाल्ट है, फिर डाइक्लोराइडो है इसके साथ, उसके बाद डायम बेस 1,2 डायमीन दे रखा है, यानी En ट्वाइस दे रखा है, En ट्वाइस, और क्लोराइड दे रखा है बाहर, कॉम्प्लेक्स के बाहर क्लोराइड दे रखा है, यानी इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा और बाहर क्लोराइड दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, चेक कर लो जरा। कोबाल्ट को X माना, क्लोराइड का जो होता है वो होता है -1,
En का होता है 0 और बाहर जो क्लोरीन है उसका है -1, इस पूरे को 0 मान लेंगे तो x -2 -1 यानी -3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई +3। अगर x की वैल्यू +3 आ रही है इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू +3 आ रही है इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। तो एग्जाम में स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आना है और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो नोमेनक्लेचर पर भी आना है, तो दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन आना ही आना है और पैक मार और सिस ट्रांस करके जाना, स्पेशली जो है प्लैटिनम के। आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, मैं सारे आइसोमर्स बना के लाया हूं, ठीक है। आइसोमेरिज्म कहाँ क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है जब कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट हो। सिंपल सी बात होती है, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियोकेमिकल। स्टीरियो वाले में हमारे दो स्टीरियो वाले में हमारे दो होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। जबकि स्ट्रक्चरल वाले में हमारे काफी सारे होते हैं, जैसे कि लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को कभी कभार हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सॉल्वेट को कभी कभार हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं पहले। स्पेस देखता हूं मैं कहां पे बना लिखने के लिए, हाँ यहाँ पे स्पेस है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला आइसोमेरिज्म जो हम हेडिंग डालेंगे वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, लिंकेज का मतलब है अलग अलग लिंक हो, यानी यहाँ पे रोल आता है एम्बिडेंटेड लिगेंड का। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब है डिपेंड करता है कि कौन लिंक कर रहा है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है इसके ऊपर रोल आता है, जैसे कि CO NH3 होल 5 NO2 और Cl2। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CO NH3 होल 5 ONO Cl2। यानी जिन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम सेम हो पर जो हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसके लिंकेज अलग अलग हो, वो शो करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जब भी आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखे तो और आइसोमेरिज्म पूछे तो वो आइसोमेरिज्म हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड आइसोमेरिज्म होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम कैटायनिक आइडेंटिटी और आयनायनिक आइडेंटिटी के अंदर के मेटल आयंस बदल देते हैं। कैटायन और आयनायनिक के आयंस बदल जाते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ सेंट्रल मेटल एटम बदल जाते हैं, एटम एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल है सपोज करो कोबाल्ट NH3 होल 6 क्रोमियम CN6 था। तो सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, सेंट्रल मेटल एटम से एक्सचेंज होने के बाद क्या बनेगा, क्रोमियम NH3 होल 6 और सेकंड बन जाएगा कोबाल्ट साइनाइड 6। देखो ये एटम ये वाला चेंज एक्सचेंज हो गया और दूसरा वाला दूसरे से एक्सचेंज हो गया। जब यहाँ पर जहां पर सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज हो जाते हैं उस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी हमारे कैटायनिक स्पेयर और एनायनिक स्पेयर के अंदर के सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज हो जाते हैं, उस आइसोमेरिज्म को कहते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, तीसरा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम में काफी पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है मेरी बार। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम तो सेम होता है लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है और जो बाहर आयनाइजेशन स्पेयर में है वो आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि कोबाल्ट है ये है और एक है
ये है, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा लिगेंड होता है वो सॉल्ट जो हमारा लिगेंड होता है वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट में से। एग्जाम्पल कहता है, हाँ बी आर था ना यहाँ पे, और उसको काउंटर एनायन बना देता है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पर SO4 और Br है, इसने कोऑर्डिनेशन स्पेयर के SO4 को, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में SO4 था और Br जो था वो काउंटर एनायन था, स्वैप हो गया, Br चला गया अंदर और SO4 जो है वो काउंटर एनायन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो लिगेंड को डिस्प्लेस कर देते हैं वो होते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे हमारे को डल येलो कलर या फिर डल येलो या पेल येलो कलर मिल जाएगा टेस्ट करने पे, जबकि यहाँ पर जो है SO4 है, यहाँ पे हमारे को कह देंगे बेरियम क्लोराइड टेस्ट किया तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल बन जाएगा, तो वो ये वाला कंपाउंड होगा। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड इट गिव्स द इनसॉल्युबल व्हाइट पीपीटी, तो वो वाला कंपाउंड ये होगा इन दोनों में से अगर पूछा जाएगा। तो ये होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जो है किसी सॉल्वेंट के अंदर होता है, लेकिन अगर सॉल्वेंट पानी हो तो उसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। ठीक है, ओके। इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो डायरेक्टली मेटल एटम से अटैच्ड है या नहीं। जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम H2O होल 6 Cl3 और क्रोमियम H2O होल 5 Cl2.H2O, ये शो कर रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखो जो है हमारा H2O सारे मॉलिक्यूल्स H2O के कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है, लेकिन सेकंड वाले में वो हाइड्रेट बन जाता है, यानी पानी के अंदर जो है वो उसका कुछ मॉलिक्यूल्स घुल जाएंगे कुछ रह जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, नेक्स्ट आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जो कि जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो अलग होती है स्पेस में। इसमें एक होता है जियोमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल में दो आते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। यानी कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कि सपोज करो ये है, मुझे नहीं पता कि क्या है, एक एम ले लिया और ये बाद में लिगेंड्स है, तो अगर इस टाइप के हैं एल साथ में है, ये दो लिगेंड्स अगर आपस वाले एक दोनों साथ में हैं तो ये हो जाती है सिस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं इस तरीके से, ये हो जाता है ट्रांस, ये हो जाती है ट्रांस, सिस और ट्रांस। इसमें प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और ये जो होगा ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही होगी, हेट्रोलेप्टिक में ही होगी, क्योंकि भाई हेट्रोलेप्टिक में ही सिस और ट्रांस हो सकता है। अगर सारी एल 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 हो जाएंगे तो क्या होगा, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सिस और ट्रांस में, फिर तो सब एक जैसे हो गए ना, फिर तो सिस और ट्रांस की बात ही नहीं हुई ना, तो ये दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, फिर तो 6 के 6 सेम हो जाएंगे। तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही पॉसिबल होता है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, और ये जो होता है इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में ही दिखता है, ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में ही दिखता है। ठीक है, जब 4 में दिखेगा तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। ये बात क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, ये बात तो हल्के में मत लेना। और जब ये 6 होता है तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। ठीक है, 4 में स्क्वायर प्लेनर और 6 में ऑक्टाहेड्रल बनाता है, ये बात याद रखना। ओके, और एक लाइन है जो गोल्डन लाइन है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरीके का होता है मेटल एटम के संग, तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन सबकी एक जैसी हो जाती है। मेटल के लिए ये लगा हो चाहे ये लगा हो, चाहे ये लगा हो चाहे ये लगा हो, चारों मेटल के लिए बातें एक ही होती हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एग्जाम में रीजन आएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
तो इसका रीजन क्या लिखोगे? इट इज बिकॉज द पोजीशन ऑफ लिगेंड इज सेम विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एवरी लिगेंड इज सेम विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मेटल एटम, हेंस देयर इज नो चेंज इन द क्या कहते हैं अरेंजमेंट, तो इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ से स्ट्रेंथ्स की बात ही नहीं होती टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर दिखाते हैं, आइए हम बात करते हैं उसकी। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, मैं दिखा देता हूं आपको सारे आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो देखो पहला आइसोमेरिज्म है, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल तो दिखाएगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर बचा, तो ये स्क्वायर प्लेनर में है। अगर A2X2 टाइप कॉम्प्लेक्स हो तो यानी A2 मतलब दो एक जैसे, दो एक जैसे, तो दो एक जैसे, दो एक जैसे में क्या होगा? अगर दोनों एक जैसे सेम साइड है तो सिस, दोनों एक जैसे ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है A2XY। A2XY का मतलब क्या है? दो एक जैसे और दो अलग अलग, तो हमें सिर्फ एक जैसों से मतलब है। अगर एक जैसे सेम साइड है तो सिस, अगर एक जैसे ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करें, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, अब आगे मूव करते हैं ABXY। ABXY में क्या होगा? अब चारों ही अलग अलग हैं तो यहाँ सिस ट्रांस की तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है, या उसकी तो बात खत्म हो जाती है। तो देखो चार अलग अलग टाइप के हो गए, तो ये हो गया ABXY टाइप कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है AB2। AB2 टाइप का क्या हो गया? यानी AB, यानी यहाँ पे जो है एक जो लिगेंड है वो कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड टाइप का है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि है कॉम्प्लेक्स लिगेंड टाइप का है। तो यहाँ पे जैसे ग्लाइ है, ग्लाइसिनेटो है, NH2CO नेगेटिव, तो इस टाइप का लिगेंड है, तो ये दो साइड को घेर लेता है, देखो दो तरफ से घेर लेता है। तो यहाँ पर भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अगर आपका क्या जो इसका जो मेटल है ना, इसके अंदर जो लिगेंड है, लिगेंड में देखो जैसे नाइट्रोजन दोनों सेम साइड है तो सिस, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो दोनों अपोजिट साइड हो गए तो ट्रांस। या फिर आप ऑक्सीजन भी पकड़ सकते हो, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड है तो सिस, दोनों ऑक्सीजन ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। इस एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिख देते हैं, फिर एग्जाम में इसे इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे प्लैटिनम है तो प्लैटिनम को इस तरीके से लिखा जाता है, फिर उसमें ग्लाइ, ग्लाइ इस तरीके से लिख देते हैं, ग्लाइ, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, सभी को ये बात क्लियर होगी। इसमें सिस ट्रांस कैसे शो करते हैं? ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है, सारी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर चलिए, टेट्राहेड्रल में तो दिखाते ही नहीं है टेट्राहेड्रल। तो नेक्स्ट है अब आपको ऑक्टाहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर में इतने दिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है दो टाइप में, जो है MA6 और MA5X। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेटिव पोजीशन सेम ही होगी। A6 है, A6 में सारे एक जैसे हैं, तो इसमें आइसोमेरिज्म कैसा? सभी एक जैसे रहेंगे, चाहे ऐसे घुमा लो वैसे घुमा लो, ट्विस्ट कर लो, ऊपर कर लो नीचे कर लो, सब एक जैसे ही रहेंगे। और A5X में भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सॉरी, सबसे पहले आता है A4X2। A4X2 मतलब चार एक जैसे, दो एक जैसे। देखो अगर दो एक, उन जो कम हो उसे पकड़ना है। X2 यानी X कम है उन्हें पकड़ा, Cl कम है तो Cl, दोनों सेम साइड है तो क्या हो गया? ये सिस। Cl अगर ऑपोजिट साइड चले गए तो क्या हो गया? ट्रांस, ठीक है। Cl सेम साइड है तो सिस, Cl ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस, जो कम है उसे पकड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो A3X3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है? तीन एक जैसे, तीन एक जैसे। अगर तीन एक जैसे ऐसे हैं कि यहां पर हो गए तीन एक जैसे और ये तीन एक जैसे हो गए लाइन से, तो इसे कहते हैं पेक या फिर फेशियल आइसोमर। और जो अगर इस तरह का है कि दो एक जैसे फिर एक छोड़ के फिर एक जैसा आ गया, माने तीन एक जैसे तो हैं लेकिन लाइन से नहीं है, उसे कहते हैं मर यानी मेरिडोनल। तो ये आ जाते हैं हमारे पेक और मर में, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पेक और मर हैं, जो कि A3X3 रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि A3X3 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स बना के दे देगा आपको एग्जाम में, ये नहीं देगा A3X3, आपको इनमें से कोई नाम दे देगा, ये नाम दिख रहे हैं, इनमें से कोई नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म शो होगा। तो इसके अंदर आपका फेशियल और मेरिडोनल शो होते हैं।
नेक्स्ट है AA ट्वाइस X2, यानी A मतलब दो एक जैसे लिगेंड्स हैं और बाइडेंटेट लिगेंड है। A का मतलब है बाइडेंटेट है, एक जैसा है, उसके अंदर होमोलेप्टिक है, हेट्रोलेप्टिक नहीं है। A में देखो EN आ गया, तो अगर EN जो है इस तरीके से हमें कम पकड़ना है, कम क्या है X, तो देखो Cl अगर सेम साइड है तो सिस, Cl अगर ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर, ठीक है। नेक्स्ट देखो A थ्राइस का मतलब है होमोलेप्टिक है और तीन है, ऐसे तीन बाइडेंटेट लग रहे हैं, तो एक ने यहां बॉन्डिंग कर ली, एक ने यहां बॉन्डिंग कर ली, एक ने यहां बॉन्डिंग कर ली, तो इसमें आती है D और L कॉन्फ़िगरेशन, डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो। देखो ये जो दो एक जैसे हैं ये यहां पॉइंट कर रहे हैं, अब इसकी मिरर इमेज बन जाती है यहां पर। अगर इसकी मिरर इमेज बनाए तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हैं तो ये राइट हैंड पर, ये तो ये लेफ्ट में चले जाएंगे मिरर में, और ये जो है ऑक्स ये यहां चला जाएगा। ये ऑक्स क्या है, ये ऑक्स है ऑक्सलेटो, ठीक है। तो इस तरह से अगर मिरर बनाए तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, इसे कहते हैं D और L। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है A8 होल ट्वाइस X2, इस टाइप में क्या हो जाता है, यहाँ वही मेन मिरर लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो और लीवो वही। देखो Cl है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मिरर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट में है ये लेफ्ट में आ गए, देखो ये रहे लेफ्ट में आ गए, ठीक है, और ये हो गया, तो ये इसमें भी डेक्स्ट्रो और लीवो बन सकते हैं, तो इसमें भी क्या बनते हैं, D और L बनते हैं, ठीक है, D और L बनते हैं इसके अंदर। समझ में आ गई होगी आई होप ये सारी बातें, है ना। तो हमारे स्क्वायर प्लेनर हो गए, सिस ट्रांस हो गए उसके अंदर, जिसमें हमने फोर में हमारा टेट्राहेड्रल होता नहीं है, हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया, देन हमारा ऑक्टाहेड्रल हो गया, देन हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के बाद अब आ गए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको डेक्स्ट्रो लीवो बता दिया। अच्छा ये अब मैंने आपको बताया नहीं था ना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है डेक्स्ट्रो लीवो, यानी ज्योमेट्रिकल में तो सिस ट्रांस होते हैं, ऑप्टिकल में D और L होते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, ऑप्टिकल का एग्जांपल है ये, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है ये, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। एक लास्ट ये वाला और रह गया, ये वाला और देख लो, यहाँ पर भी देख लो, AaX2Y2 टाइप का कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो ये भी शो करता है D और L। देखो क्लोरीन दो एक यहाँ पर है राइट में है, और यहाँ क्लोरीन जो है वो लेफ्ट में आ जाएंगे, तो ये भी शो करता है D और L। यहाँ क्या होगा, D और L, ये भी ऑप्टिकल का लास्ट पार्ट है, ठीक है। चलो जी इतनी बात क्लियर हो गई। देखो फैक और मर ये रहे, NH3 NH3 NH3, अगर तीनों एक जैसे लाइन से हैं तो हमारा फैक, अगर तीनों लाइन से नहीं है पर तीन एक जैसे हैं तो ये हो जाता है मर, तो फैक और मर, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल ये वाला आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ओके। आगे बढ़े, अब करते हैं VBT, अब करते हैं VBT को। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT के से हम लोग इनर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, मैग्नेटिक कैसा, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, ये सब निकालते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अब, ओके। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए, बात करते हैं इसके लिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है, इसमें उतने ही मेटल लिगेंड्स बॉन्ड बनेंगे जितने की d ऑर्बिटल्स फ्री होंगे, जितने की d ऑर्बिटल्स हमारे फ्री होंगे या वैकेंट होंगे, उतने ही हमारे मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये आती है VBT के अंदर। सेकेंड बात आती है कि कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो इसके अंदर हमारा N-1D यूज होगा, पेनल्टीमेट वाला, देन NS होगा, NP हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये किसके लिए है, ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर बनता है तो ये यूज होंगे। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो NS, NP, ND ये बनेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे D2sp3 है, तो ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, N-1D, NS और NP, ये यूज हुआ। लेकिन अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है
तो इसके अंदर NS NP ND ये यूज होंगे, ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके बाद बात आती है तीसरी कि हम लोग इसमें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग जज करते हैं कि कोई भी जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। एंड आई रिपीट माय वर्ड, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि स्ट्रॉन्ग या वीक या फिर मैं कहूँ तो स्टेबल या अनस्टेबल, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दीज ऑल आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दे डिपेंड कि हम लोग बात कहाँ पे कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा हम किसे रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे। कि अगर हम बात करते हैं कि साइनाइड के बारे में, तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक बात है। लेकिन जैसा आया वाटर, तो वाटर के लिए ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग की तरह या वीक की तरह ही एक्ट करे, क्योंकि वो बीच में कहीं आता है। तो इस जैसे आई नेगेटिव है, तो आई नेगेटिव वीक ही है, तो हमें सबको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड है। पर कुछ कुछ हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग या वीक वो डिटरमाइन किया जाता है रेफरेंस लेके कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो मैं सिखा दूंगा, उसकी ट्रिक थी, मैं पहले भी दी थी, वो अभी भी दे दूंगा मैं। अगर जैसे समझ में आए वो ट्रिक को लिख ले, अगर जैसे नहीं समझ में आए वो तब भी लिख ले, आगे कभी फ्यूचर में समझ लेना उससे, ठीक है। वो बता दूंगा मैं। तो उसके बाद हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, उस हिसाब से हम पेयरिंग करा देते हैं और आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बता देते हैं। चौथी चीज है हाइब्रिडाइजेशन बताना। फिफ्थ चीज है वीबीटी के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, जो कि हम लोग निकालते हैं रूट n+2 से। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन BM, जहां पे n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के लिगेंड के संग ज्वाइन होने के बाद भी, वो होते हैं हमारे मैग्नेटिक मोमेंट। सिक्स चीज होती है इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। सिक्स चीज होती है मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। सिक्स चीज होती है मैग्नेटिक नेचर। और इसके बाद हम क्या बता सकते हैं, सेवन चीज है इसकी ज्योमेट्री। सेवन चीजेस में हमें बतानी होती है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम लोग वीबीटी से बतानी है हमें। और कहीं कहीं जहां वीबीटी काम नहीं कर पाती, वहां हम यहाँ पे CFT का जो है यूज करते हैं। जहां VFT काम नहीं कर पाती, वहां हम CFT को यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं किस चीज की, ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री के लिए मेरे पास एक पिक्चर है, देखो ये। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3, ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। एक हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है इसकी dsp2, तब ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। अगर 5 होती है कोऑर्डिनेशन नंबर तो sp3d हो सकता है, किस टाइप की हो गई, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गई। अगर 6 होता है तो 6 में sp3d2 भी हो सकती है और d2sp3 भी हो सकती है, और दोनों ही ऑक्टाहेड्रल में होंगी, ठीक है। ये बात याद रखना और इसे याद कर लेना, ओके। ये इस तरीके से होती हैं, ये याद कर लेना। एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। जो पूछेगा इनमें से ही पूछेगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक चीज मैं बताना रह गया इसके अंदर, जो ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और आउटर ऑर्बिटल का मतलब होता है ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन क्यों होता है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है वो तभी तो यूज होगा जब वो पेयरिंग हो गई होगी उसके अंदर। इनर ऑर्बिटल तभी तो यूज हो रहा होगा जब उसके अंदर पेयरिंग हो गई होगी, तभी तो वो इनर वाले खाली हो गए होंगे डी वाले। और ये होता है हाई स्पिन वाला आउटर ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पेयरिंग नहीं हुई होगी, वो जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा, तो उसके अंदर पेयरिंग नहीं हुई होगी, तो ना चाहते हुए भी हमें आउटर हाई स्पिन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। अब कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं, है ना।
कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं और अपनी वीबीटी को खत्म करते हैं, ये वाला पार्ट भी खत्म कर लेते हैं। फिर मैं आपको सीवीएफटी से बताऊंगा किस तरीके से आपको डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ इस पार्ट को, और वीएफ2 की जो वीबीटी है उसकी लिमिटेशन क्या थी और हमें सीएफटी को क्यों लाना पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर Mn साइनाइड 6, Mn साइनाइड 6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये होती है +3, और मैंगनीज होता क्या है 3d5 4s2। अगर Mn+3 की निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3d4, यानी d4 कॉम्प्लेक्स है। अगर ये d4 कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये d4 कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हम अगर फिल करेंगे तो डी को पहले फिल करो, इस टाइप के हो गए, और ये एस है और ये पी है, ये 4s है, ये 3d है और ये 4p है। ठीक है, अब ये फिल करो पहले, d4 फेल हो गए, d4 फेल हो गए। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि यहां पे साइनाइड है, और साइनाइड कैसा है, साइनाइड एक कैसा है, कैसा है साइनाइड, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पेयरिंग कर लेगा, तो यहां पे 2 खाली, यहां 1 खाली, 6 बनाने हैं ना, तो 2 और 1 3, और 3 ये वाले, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है D2sp3, ये हो जाती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। क्यों, क्योंकि डी एक साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर लेगा, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कैसा ऑर्बिटल है, कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद बात आती है इसके अंदर, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो ये दोनों तो अनपेयर्ड रहेगा ही ना, ये दोनों तो अनपेयर्ड ही रहेगा। कैसा है ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका, और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2+2 का अंडर रूट, ये हो जाएगा अराउंड, नियरली अराउंड, ये हो जाएगा 2.87 के अराउंड आएगा। देखना मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पर मुझे लगता है कि 2.87 के अराउंड आएगा ये। ठीक है, अब इसकी शेप कैसी हो गई, शेप कैसी हो गई इसकी, शेप नहीं बेसिकली मेरे को कहना चाहिए ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री है इसकी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट देखो, अब सपोज करो COF6, COF6 3 नेगेटिव है, कोबाल्ट इसमें की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। ठीक है, फ्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा अच्छा, यहाँ हाई स्पिन या लो स्पिन, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, इसका मतलब है लो स्पिन। ठीक है,
फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट है, ये क्या होता है, D7 4s2 +3 है, तो ये कितना हो जाएगा, D6 हो जाएगा। डी में 6 है, देखो डी भरो, डी भरो। नेक्स्ट एस हो गया और नेक्स्ट पी हो गया, इस तरीके से हो गया 3D 4s 4p, ये हो गया। हमें बनना है 6, तो 6 भरो, 1 2 3 4 5 और ये 6 भर दिया हमने। ये हमारा फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ आपस में पेयरिंग नहीं होगी। अगर आपस में पेयरिंग नहीं होगी 4p और यहाँ 4d भी आएगा ना, ये है 4d है ना, तो यहाँ आपस में पेयरिंग नहीं होगी, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा इससे, इससे हमारे जो 6 के 6 फ्लोरीन है वो यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारा एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, एक S 3p और 3d इन्वॉल्व हुए, तो ये कितना क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी, sp3d3 क्या हो जाएगी, sp3 3 4 5 6, 3 के होंगे, 6 है ना इसमें, तो d के तो सिर्फ 2 ही भरे जाएंगे ना, sp3d3 नहीं sp3d2, sp3d2 sp3d2, ये हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, हाई स्पिन होने के साथ साथ क्या है ये ऑक्टाहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और कैसा है, अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, और कितने अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √4 × 4 + 2, और ये आ जाएगा 4.8 के अराउंड, देख लेना इसे कैलकुलेट करके, अराउंड 4.8 के अराउंड इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 के अराउंड आ जाएगा। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन बता दी, आउटर और इनर ऑर्बिटल बता दिया, स्पिन बता दी, पैरामैग्नेटिक बता दिया, ये बता दिया, और इसकी ज्योमेट्री बता दी ऑक्टाहेड्रल, और इसका हमने वीबीटी से बता दिया, सब कुछ बता दिया, इसका पूरी कुंडली निकाल दी इसकी। इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, निकल साइनाइड का 4 2 नेगेटिव, इसके बारे में बता सकते हो, ये आप होमवर्क में कर सकते हो प्रैक्टिस। अब बात आती है कि वीबीटी क्यों नहीं कर पाई, हम लोग वीबीटी क्यों फेल हो गई, हमें सीएफटी क्यों लानी पड़ी। तो इसमें जो है ना, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देती थी। ठीक है, ये मैंने आपको वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बता दिए हैं, या वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, लेकिन वीबीटी नहीं बताती है इसके बारे में। ये बात सीएफटी ने बताई थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये बात वीबीटी की नहीं है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये बात वीबीटी की नहीं है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में, ये बात सीएफटी की है। तो इसने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। पहली बात तो लिमिटेशन में ये आ गई, इसकी पहली बात आ गई, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। सेकंड बात आ गई, इसने कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कलर के बारे में कुछ बताया इसने, नहीं बताया। कलर के बारे में कौन बताई, कलर थ्योरी बताती है, तो इसने कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। इसने जो है, तीसरा हो गया, इसने जो है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। स्टेबिलिटी के बारे में इसने जो के फैक्टर होता है स्टेबिलिटी का, उसके बारे में इसने दूर दूर तक कोई कमेंट नहीं किया, तो इसलिए हमें ये थ्योरी फेल हो गई। तो इसके लिए दूसरी जगह पर आई सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसकी जगह पर आई सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मैटर आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा।
प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, और लिगेंड को इसने पॉइंट चार्ज कंसिस्ट किया एनाइंस के लिए, और डाइपोल कंसिडर किया न्यूट्रल वालों के लिए। ये CFT के बारे में थ्योरी है। इसने कंसिडर किया पॉइंट चार्जेस एनाइंस के लिए और लिगेंड्स कंसिडर किया न्यूट्रल वालों के लिए। ठीक है, ये CFT की थ्योरी है। इसके बाद क्या आती है, इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ये कंसिडर करती है कि वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट होने का मतलब है, इसके अंदर डीजेनरेसी है, इसका मतलब है सेम एनर्जी पर है, सेम एनर्जी पर है। डीजेनरेट है इसका मतलब है सेम एनर्जी पर है। डीजेनरेट है यानी इसके डी कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये कहती है कि पांचों के पांचों डी एक ही एनर्जी पर है। देखो डी को अगर एनर्जी लेवल बनाऊं तो ये डी जो है वो जो है, अगर एनर्जी है तो डी लेवल जो होते हैं वो सब एक ही एनर्जी पर होते हैं, ये सब एक ही एनर्जी है, यानी ये डीजेनरेट है। कैसे हैं, डीजेनरेट है। कैसे हैं, डीजेनरेट है। लेकिन जब लिगेंड एंटर करता है तो लिगेंड की वजह से ये जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। इस स्प्लिटिंग का नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या नाम होता है इस फील्ड का, इस स्प्लिटिंग का, इसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या नाम होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से ये स्प्लिट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है, अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है तो ये जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से। नीचे जो हो जाता है, नीचे एनर्जी लेवल में आ जाता है dxz, yz और xz, और ऊपर चले जाते हैं x² - y² और z²। ये दोनों ऊपर चले जाते हैं और जो xy, yz और xz हैं वो नीचे रह जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है, जो 5 हैं इस तरीके का 5 ऑर्बिटल्स थे एक ही एनर्जी पे, ये हायर एनर्जी पर गए, और हायर एनर्जी पे क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई इनके अंदर, 2 में बढ़ गए, नीचे 3 रह गए जो कि एक डीजेनरेट है, तीनों एक एनर्जी पर है, और 2 एक एनर्जी पर होते हैं। जो 3 एक एनर्जी पर होते हैं वो कौन से हैं, वो है xz, yz और x² माइनस सॉरी और xz, yz और xy, और जो ऊपर है वो है x² - y² और dz²। ये ऊपर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिपल्जन एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए ये जो होते हैं इनकी एनर्जी हाई होती है। ये जो है वो एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी लिखी हुई है यहाँ पर, यानी इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी x² - y² और z² की जो एनर्जी होती है वो xz, yz और xy से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं तो इसलिए इनके बीच में रिपल्जेंस होते हैं। तो हमें पता है ना x² - y² dz² किस तरीके से होता है, ये एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से होते हैं, जबकि जो xy yz वगैरह कैसे होते हैं, ये बिटवीन दी एक्सिस इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी एनर्जी लो होती है, इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होती है, क्योंकि ये अलोंग दी एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये अलोंग दी एक्सिस होते हैं इसलिए इनकी एनर्जी हायर होती है। ओके, जो 3 एक जैसे होते हैं इन्हें कहते हैं T2G लेवल, और जो 2 एक जैसे होते हैं इस लेवल को कहते हैं EG लेवल। और यहाँ जो G है इसका मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है जिरेड को। ये आपके वो उसमें नहीं है, कंसर्न में नहीं है कि जिरेड क्या होता है, उनजिरेड क्या होता है, ये आपके लिए कंसर्न में नहीं है। ठीक है, समझ में आई। जिरेड ये होते हैं जिरेड, क्या जिरेड है, कुछ लोग जिरेड कहते हैं, कुछ जिरेड कहते हैं, वो है ये। ठीक है, तो वो आपके कंसर्न में नहीं है। ओके, तो जो ये होते हैं 3, इन्हें कहते हैं T2G, और ये होता है EG, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है। तो देखो
ये है मेटल आयन है, इस तरीके का मेटल आयन हो गया ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट का। तो ये मेटल ऑर्बिटल है, नीचे वाले ये 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, ऊपर एनर्जी में गए, एक्साइट हुए, जो बीच में जो ये होता है इस बीच वाले को कहते हैं बेरी सेंटर। ये सेंटर होता है, ये होता है एरिया ऑफ डेल नॉट यानी जीरो एनर्जी, एरिया ऑफ जीरो एनर्जी जो होता है वो होता है बेरी सेंटर, ठीक है। और स्प्लिट होके इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। ये नीचे वाले इसे कहते हैं, नीचे वाले होते हैं 2/5 डेल नॉट में और ऊपर वाले होते हैं 3/5 डेल नॉट में। इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी निकाल सकते हैं हम इनके अंदर। जो CFSE होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो T2G वालों के लिए, अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल है तो ये हो जाएगी T2G के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्या करते हैं T2G के लिए हम इसके अंदर हम T2G के लिए कर देते हैं -2/5 डेल नॉट प्लस EG के लिए प्लस EG का कर देते हैं इंटू +3/5 डेल नॉट से, ठीक है। इस तरीके से प्लस एक फैक्टर AP और आ जाता है जो कि हमारा प्री स्प्लिटिंग और पोस्ट स्प्लिटिंग होते हैं, पर इसमें 0 हो जाता है तो इसलिए हम लोगों का ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। T2G इंटू -2/5 ऐसे याद रख सकते हो। T2G है ये रहे, जितने ऊपर हैं अपॉन ये 2, मतलब 2 कहां से आया, जो जितने ऊपर हैं, 2 ऊपर हैं तो 2 आ गया, और नीचे क्या है टोटल 2 ये और 3 ये, तो -2/5 इंटू डेल नॉट प्लस EG इंटू +3/5। नीचे वाले की जो बेरी सेंटर तो जीरो एनर्जी का है, तो जीरो से नीचे जो भी होगा वो नेगेटिव में होगा, तो उससे नीचे वाला नेगेटिव में हो गया और उससे ऊपर वाला पॉजिटिव में हो गया। तो यानी ये जो होता है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये पार्ट नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि ये बीच का जो है वो ओरिजिन है, जीरो है, ठीक है। तो T2G इंटू -2/5 डेल नॉट और EG इंटू +3/5 डेल नॉट, ये होता है ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी निकालने का तरीका। स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, अगर डेल की वैल्यू, डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लो स्पिन में होता है, तो पेयरिंग हो जाती है, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन में चला जाता है। लेकिन अगर डेल नॉट की वैल्यू लेस देन है P से, तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन में रहता है। और अगर बराबर है आपस में, तो ये लो स्पिन और हाई स्पिन के बीच में इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। ये बात का याद रखना, ओके, ये बात याद रखना। अब बात आती, ये हमने स्प्लिटिंग के बारे में बात कर ही ली, ठीक है। स्प्लिटिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली। चलो जी, स्प्लिटिंग के बारे में बात हो गई। अब उसके बाद बात किस में आती है, अब इसके बाद बात आती है हमारी किसकी, टेट्राहेड्रल में नहीं पढ़नी, ये हो गई टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल के अंदर वही एनर्जी है, ये हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं 5, ये ऊपर का एक्साइट हुए। अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ नीचे 2 हैं और ऊपर 3 हैं। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर नीचे हमारे 3 हो जाते हैं, नीचे हमारे 2 हो जाते हैं और स्प्लिटिंग इन्वर्ट हो जाती है, और ऊपर हमारे 3 हो जाते हैं। और 3 कौन कौन से हैं, XY YZ और XZ। और नीचे कौन से हैं, नीचे हमारे x² - y² और z² रहेंगे, वही बस उल्टा हो गया। अब इसमें दूसरी चीज क्या उल्टी हुई, दूसरी चीज इसमें उल्टी ये हो गई, मैंने बताया था ये है बेरी सेंटर, इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर है ये, तो इसके नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिव और इसके ऊपर वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा जो होता है, डेल नॉट मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वाले का था, अब डेल्टा टेट्राहेड्रल वाले का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, इसके अंदर G नहीं होता, इसके अंदर E और T होते हैं, T2 और E होते हैं, इसके अंदर G नहीं होता, यानी जेराइड नहीं है ये, ठीक है। तो E होता है तो सबसे पहले आता है E का किस में करेंगे, -3/5 डेल T में, प्लस T2 का करते हैं हम 2/5 डेल T में, प्लस इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, ये है AP, यानी चेंज इन पेयरिंग एनर्जी, चेंज इन पेयरिंग एनर्जी।
यानी पेयरिंग एनर्जी जो बाद में आई माइनस पहले जो थी पेयरिंग एनर्जी पहले बाद में पोस्ट माइनस पेयरिंग एनर्जी पहले वाली, उसमें तो वो जीरो हो जाती है क्योंकि जेराइड है ना, सेम एनर्जी लेवल है। इसमें जेराइड नहीं है तो चेंज इन पेयरिंग एनर्जी हो गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पेयरिंग एनर्जी दी होगी, वैसे एग्जाम में आपके लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आपको रिलेशन भी तो होता होगा, डेल टी, यहाँ पर डेल टी है, वहां पे डेल नॉट था, तो डेल टी और डेल नॉट में कोई रिलेशन तो होता होगा। एग्जाम में आगे अगर इसमें डेल नॉट में ही आंसर पूछ लिया तो डेल टी और डेल नॉट में रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है डेल टी और डेल नॉट के अंदर? तो डेल टी और डेल नॉट के अंदर रिलेशन होता है, डेल टी जो होता है वो होता है 4/9 ऑफ डेल नॉट, ये याद रख लेना। डेल टी जो होता है वो 4/9 डेल नॉट होता है, ये बात याद रख लेना। और अगर स्प्लिटिंग के लिए पूछोगे तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्टेड्रल, एज कंपेयर, उसके बाद आती है क्यूबिक की, और सबसे लास्ट में और सबसे लीस्ट एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल की। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा एक चीज और क्या याद रखोगे, स्क्वायर प्लेनर की जो है ना 1.3 डेल नॉट के अराउंड होती है। ओके, स्क्वायर प्लेनर की 1.3 डेल नॉट के अराउंड होती है। अच्छा एक फॉर्मूला है उसे और याद रख लेना कि अगर हमारे को एब्जॉर्प्शन मैक्स निकालना है, एब्जॉर्प्शन मैक्स निकालना है तो ये 1/λ मैक्स हो जाता है। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन याद रख लेना एग्जाम में एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कुछ। और अगर इसे कन्वर्ट करने को आ गया तो 1 किलो जूल पर मोल जो होता है वो 83.6 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। सीबीएसई में ये पूछा गया है, आपके में आज तक नहीं आया है और आने के चांसेस भी नहीं है, फिर भी सुन लो, बस इसे सुन लो और फिर भुला देना इसे। ठीक है, अच्छा जो डेल और डेल नॉट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो जितना ज्यादा जिसका डेल नॉट आएगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यानी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। ठीक है, उतना ही स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उतना ही स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उतना ही एक्सचेंज एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब है जिसका डेल नॉट ज्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, उसके स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी सब कुछ उसके लिए ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, ये बात याद रख लेना, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा मैंने अब नीचे नहीं लिख रहा, मैं अपने फेस को दिखा लूं जरा। हाँ अब बात करते हैं इसके अंदर, ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल तो सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जो यहाँ पीछे है वो ये डिपेक्ट कर रही है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रही है। आई नेगेटिव नीचे है पीछे है, तो मतलब आई नेगेटिव जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब ये क्या होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ये हाई स्पिन में रहेंगे उसके कॉम्प्लेक्स, जबकि जो साइनाइड है या सीओ है इसके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमेशा लो स्पिन ही मिलते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेयरिंग हो जाती है तो वो लो स्पिन बन जाते हैं। तो ये स्ट्रेंथ के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसे ध्यान रखेंगे, ये सीएफटी बताती है इसके बारे में। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। अच्छा उसके बाद बात करते हैं कलर के बारे में। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में, डीडी ट्रांजिशन से हमारा डीडी ट्रांजिशन होता है T2G से EG में, जिसकी वजह से हमारे कॉम्प्लेक्सेस या फिर EG जो है हमारा, उसके बाद वापस आते हैं ये EG से T2G में। इसकी वजह से हमारे विजिबल स्पेक्ट्रा के रीजन में कलर शो करता है। अगर हमारा लिगेंड नहीं होगा D0 होगा या D10 होगा, लिगेंड नहीं होगा तो क्या होगा, अगर लिगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो एक्साइटेशन नहीं होगी, वापस नहीं आएगा, कोई कलर नहीं होगा, तो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलरलेस रहेंगे। ठीक है, वो वाले कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस रहेंगे। अच्छा अब बात आती है कि सीएफटी के लिमिटेशंस क्या है।
CFT जो होती है, मैंने बताया था कि इसमें आयनिक को पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है और न्यूट्रल को कंसीडर करती है डाइपोलर, ठीक है। पर आयनिक चार्ज जो होते हैं वो लोअर एंड पर मिलते हैं, उनका ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, तो वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते। और ये होती है, ये तो छोड़ो, जो मेन बात होती है कि ये जो होती है CFT, ये कोवेलेंट कैरेक्टर को कंसीडर नहीं करती, कोवेलेंट कैरेक्टर को कंसीडर नहीं करती, ये इसकी लिमिटेशन है सबसे बड़ी, ये कोवेलेंट कैरेक्टर कंसीडर नहीं करती है CFT, ठीक है, ये बात याद रख लेना। ओके, अब बात करते हैं मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स के अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्ड को हम लोग बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मेटल है, मेटल के संग कार्बोनिल है, तो इस तरह से पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। अब ये क्या होता है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसे बैक बॉन्डिंग के थ्रू, इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं, पीछे की साइड बॉन्डिंग हो रही है ना, बैक बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड से, ये इसके पाई बॉन्डिंग से ये एंटी बॉन्डिंग में डाल देता है, यहाँ पर ये इसके पाई बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में डाल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये उल्टा डाल रहा है वापस इसके अंदर, ये इस बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, इसे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक कॉम्प्लेक्स लिख लो Mn2 कार्बोनिल का 10, ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से दिखता है, एक बार मैं उस शेप को बता देता हूं आप लोगों को। कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनता है, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बतानी है मेरे को क्रिस्टल फील्ड वाली, जिसे इंटरेस्ट हो वो सुन लेना, जिसे नहीं हो वो क्विट कर सकता है, देश आजाद है और आप भी। ये होता है Mn2CO10 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेटल पाई बॉन्ड जो होता है वो डोनेशन ऑफ जो है लोन पेयर, यहां से लोन पेयर गए होंगे तो यहाँ पे, तो इसके पाई बॉन्ड बना होगा, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल में गए होंगे, मेटल पाई बॉन्ड बन गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग से सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके अंदर, ठीक है, ये बात याद रखना। अब बात आती है ट्रिक की, ट्रिक के बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि लास्ट टॉपिक है। ट्रिक ये कहती है, जो मैंने पहले भी बताई हुई है, कि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ये बात याद रख लेना, जो 4D और ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 4D और 5D जो होते हैं वो हमेशा लो स्पिन बनाते हैं। अगर 3D सीरीज है तो 3D के अंदर, मतलब किसी के अंदर भी 3D आ रहा है, तो 3D के अंदर अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा है तो वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर 3D के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 3 है, तो अब इसमें 4 केस बन जाते हैं। 4 केस क्या होते हैं, D4 हो, D5 हो, D6 हो और D7 हो, वो कॉम्प्लेक्स। अगर वो D7 कॉम्प्लेक्स हुआ तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर वो D4 कॉम्प्लेक्स है तो D4 कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज का अगर कॉम्प्लेक्स है, Mn+3 है अगर, तो वो लो स्पिन देता है साइनाइड से। इस केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में, ऑल अदर्स, ये सारे केसेस जो हैं वो हाई स्पिन के होंगे। D5 जो है वो अगर हमारा लिगेंड अमोनिया या अमोनिया से ज्यादा वाले पर आ रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो लो स्पिन देगा। D6 में अगर वो ऑक्सलेट या ऑक्सलेट से बाद में आ रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा। ये बात याद रखना, ये कहीं भी नहीं लिखी है ट्रिक, कहीं भी नहीं लिखी, तुम पूरा यूट्यूब छान लेना, पूरे कितने भी किताबें छान लेना, कहीं नहीं मिलेगी ये ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 2 से कम हो, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 2 से कम हो तो D4 में अगर बाइपेराइडल से ज्यादा है तो लो स्पिन बनेगा। D5 में साइनाइड के संग लो स्पिन, बाकी हाई स्पिन, अदर्स में हाई स्पिन। D6 में बाइपेराइडल से ज्यादा है तो लो स्पिन, और D7 में इससे ज्यादा है तो लो स्पिन, ठीक है। जबकि टेट्राहेड्रल में सारे के सारे हाई स्पिन ही होते हैं, टेट्राहेड्रल में सारे के सारे हाई स्पिन ही होते हैं, इस बात का याद रखना, ठीक है।
ओके, इसमें भी याद रख लेना, अगर 0, 5 और 10 वाले हैं, यानी D0, D5, 10 वाले हैं, तो ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं ज्यादातर। ओके, और अगर कॉम्प्लेक्स हमारा D8 है तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है ज्यादातर। 4 वालों के लिए बता रहा हूं, कहीं भी नहीं लिखा ये। और अगर निकल का कॉम्प्लेक्स है, निकल का कॉम्प्लेक्स एग्जाम में आता है, निकल का अगर कॉम्प्लेक्स है तो निकल का कॉम्प्लेक्स अगर अमोनिया से ज्यादा है उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है। यानी निकल का अगर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल जो होता है लास्ट में होता है, तो निकल का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना, निकल का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता है। सॉरी, निकल का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स तो आपका टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है, वो इसमें अलग जाता है, वो इसमें नहीं जाता, वो अलग जाता है, इस रूल में नहीं आता वो। तो तुम ये वाला रूल रहने ही दो, उसके कॉन्सेप्ट अलग रहेंगे, तो तुम ये वाला चीज रहने ही दो, इसे याद मत रखो, ये चीज अलग ही रहने दो। ठीक है, फालतू में कंफ्यूजन हो वो चीज मत करो। अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, के वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं अब, ये जो कि लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे अपनी चीजों को। ठीक है, वाइंड अप करेंगे उसके बाद हम अपनी चीजों को। लास्ट टॉपिक देखो, लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कंपाउंड की जो होती है वो होती है, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स है और इसके अगर हमारा सेंट्रल मेटल है और इसके संग हमारे कोई भी n लिगेंड्स लगे हुए हैं, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो एक लगा हुआ है इसके संग लिगेंड, तो ये ml होगा, तो ki क्या होगा, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह मानेंगे तो इसका k1 कैसे लिखा जाएगा, k1 कैसे लिखा जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा ml की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन m की कॉन्सेंट्रेशन और l की कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही हमारा अब ml आ गया, इसमें एक l और जुड़ गया तो ये ml2 बन गया। इसके लिए k2 क्या हो जाएगा, ml2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन m की कॉन्सेंट्रेशन, l की कॉन्सेंट्रेशन, यही हो जाएगा। और ये अगर चलता रहा, m जो है ml इस तरह से बढ़ता जा रहा है, यानी m की पावर ln-1 तक ये चला और उसके अंदर मैंने l जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mln। तब जो जाके जो kn आएगा, ये भी ऐसे चलता रहेगा, तब जाके जो kn आएगा वो क्या हो जाएगा, mln की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन mln-1 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू l की कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा। और k1 k2 ये सब क्या है, ये है स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये क्या है, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, ये है स्टेप वाइज अलग अलग स्टेप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। तो अगर मैं इकट्ठा इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखूं, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो इस रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा पहले वाली का प्लस दूसरी वाली का तीसरी वाली का, और ये सब जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में जाते हैं, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाता है बीटा एन। और ये क्या हो जाता है, पहले का स्टेबिलिटी कांस्टेंट इनटू दूसरे का स्टेबिलिटी कांस्टेंट इनटू तीसरे का कांस्टेंट, और ये चलता जाता है अप टू के एन। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये आपके काम का है। अगर ओवर, इसका मतलब है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा एन से रिप्रेजेंट होता है और वो इंडिविजुअल स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट के बराबर होता है, बस इसमें ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वो जो होता है वो इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, ये वाली बात याद रखनी है। अब स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए दिए, सेंट्रल एटम आयन का नेचर, नेचर ऑफ द लिगेंड्स, किलेट इफेक्ट, किलेट इफेक्ट होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, किलेट, जो किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तभी किलेट फॉर्म करना वो फेवर करता है। बेसिक लिगेंड, नेचर ऑफ द लिगेंड, अगर बेसिक लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो स्टेबल होगा, यानी बेसिक लिगेंड फेवर करते हैं। ठीक है,
ओके। अब इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है, मेटल का, इनका मेडिसिनल पर्पसेस में एप्लीकेशन है, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक सेपरेशन में जो है यूज है। सिस्प्लैटिन जो होता है, सिस्प्लैटिन यानी जो सिस कॉम्प्लेक्स होता है, सिस आइसोमर होता है प्लैटिनम का, ये जो होता है ये हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये इसका मेडिसिनल यूज है। बाकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है, ईडीटीए यूज होता है, अलग अलग चीजों में, बायोलॉजिकल सिस्टम में हीमोग्लोबिन के संग बाइंड करता है, पोरफायरिन रिंग बनाता है, ठीक है। वाटर की हार्डनेस में, कैटालिसिस में, इन सब में यूज होता है, ये सबके काम है, ठीक है। ये इन सब के यूजेस हैं। बस इस चैप्टर में यही था। इससे आपका पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म हो गया है। ये आपका क्यूआर कोड है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब करना और करवाना मत भूलना। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है, ये पढ़ लो, आपको कोऑर्डिनेशन का काम हो जाएगा। 1 hour 45 minutes सफिशिएंट फॉर कोऑर्डिनेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।